जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं ये आपको बताना है। पहला ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से और डी फ्रांस से। तात्पर्य है यहाँ के संविधान से, है ना। तो आपको बताना है कि कहाँ के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। तो एक दो सेकेंड आपको भी समय मिल रहा है, आप भी सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आयरलैंड। आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। जी, भाग 4 बिल्कुल सही उत्तर है। भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी कहता है अनुच्छेद 34 से 48, सी कहता है अनुच्छेद 36 से 51 और डी कहता है अनुच्छेद 34 से 52। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए कहता है मूल अधिकार, बी कहता है संविधान की प्रस्तावना, सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी कहता है भारतीय नागरिकता। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं आप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का यही भाग ऐसा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत और डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ऊपर के तीनों आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों प्रकार के सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हैं, अंतर्निहित हैं उनमें। तो उपर्युक्त सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना और ई कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था वह था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सातवां, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और डी कहता है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो सही उत्तर आपको बताना है, बताएं। जी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य के अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन कई बार पूछा गया है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसे आप बार बार अभ्यास करेंगे, एकदम सेट हो जाना चाहिए मस्तिष्क के अंदर। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ए बी आर अम्बेडकर, बी के टी शाह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी के एम मुंशी।
तो के टी शाह, ये जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो सही है। के टी शाह ने ये कहा था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी कहता है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी कहता है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी कहता है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो बताइए किस संवैधानिक संशोधन नियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी कहता है नागरिकता। तो नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ए 42वें संशोधन में, बी कहता है प्रस्तावना में, सी कहता है नीति निर्देशक तत्वों में और डी कहता है मूल अधिकारों में। तो बताएं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि बीओ की परीक्षा में भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लें। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, बी कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, सी कहता है मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मूल अधिकार जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, न्यायपालिका की शरण में आप उसके लिए जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये वाद योग्य नहीं होते। तो यह अंतर है, मूल अंतर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, बी वे परस्पर विरोधी हैं, सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी कहता है वे दोनों वाद योग्य हैं। तो 15 का ए है ना। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 16वां कहता है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। तो बताएं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ए हाँ, बी कहता है कुछ का, सी कहता है नहीं, डी कहता है विवादग्रस्त है। तो क्या सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुछ का हनन हो सकता है। ठीक है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्य में और डी 9वीं अनुसूची में। तो बताइए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, क्या किया गया वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है मौलिक अधिकार है, बी कहता है मौलिक कर्तव्य है, सी कहता है आर्थिक अधिकार है, डी कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो
डी ऑप्शन बिल्कुल सही कहता है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी सातवीं तालिका। तो बताइए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए और डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए, इस तरीके के कई प्रश्न हो गए ना, ऊपर भी 2 प्रश्न इसी प्रकृति के थे। तो जो उपलब्ध विकल्प होंगे उन्हीं में से हम सही का चयन करेंगे, ठीक है। तो 21वां का क्या सही होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ए बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की दो बार हो गया तीसरी अनुसूची, डी कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो 22वां का सही उत्तर बताएं। मूलभूत संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा सही है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना और डी उपर्युक्त सभी। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वही भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला सही है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं उसमें से राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है। ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोवध निषेध और डी कहता है निजी संपत्ति की समाप्ति। तो बताइए। ऊपर के तीनों तो हैं, है ना। निजी संपत्ति की समाप्ति यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, बी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सी कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का और डी कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, बाकी तीनों तो रहेगा, है ना। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है पहला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 26वां प्रश्न आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी आने जाने की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता और डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो ऊपर के तीनों जो हैं वो सही हैं, है ना, मूल अधिकार में शामिल है। लेकिन ये जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है ना, यह मूल अधिकार में नहीं है ना। तो 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, बी गोवध पर प्रतिबंध, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, डी आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो सही उत्तर बताएं। ग्राम पंचायतों की स्थापना, है ना। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य होना चाहिए, डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो बताएं। जी हाँ, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?
ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। तो बताइए, यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो देखिए, ये राज्य के लिए है ना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसीलिए कहा गया। तो ये राज्य के लिए इसका महत्व सर्वाधिक भी है। 29 का बी ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए मेघालय, बी केरल, सी हरियाणा और डी गोवा। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समान नागरिक संहिता की डिमांड बार बार की जाती है देश के अंदर। तो आप बताइए, कहाँ ये लागू हो चुका है? जी गोवा में, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ए कहता है 14 वर्ष, बी कहता है 15 वर्ष, सी कहता है 16 वर्ष, डी कहता है 18 वर्ष। तो ये आसान है, आप आसानी से बता लेंगे। बिल्कुल 14 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है आपका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए नहीं। पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उत्तरोक्त, जो है उत्तर रहना चाहिए, जो बाद में कहा गया है ना, राज्यों के लिए। और बी कहता है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो बताएं। जो सी ऑप्शन है ना, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। आगे चलिए। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा था कि जब टकराहट होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाएगी, है ना? ऐसा किस संविधान संशोधन में हुआ? ए 26वां, बी 42वां, सी 43वां और डी 52वां। कितना इंपॉर्टेंट है ये, बताएं। जी हाँ, 42वां संवैधानिक संशोधन। देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 49 और डी अनुच्छेद 51। तो बताएं। हाँ, अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 44। तो क्या सही है? अनुच्छेद 39A, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 और डी अनुच्छेद 51। तो क्या सही होगा 36वें का? अनुच्छेद 40, बी बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 44 में, सी कहता है अनुच्छेद 45 और डी कहता है अनुच्छेद 48 क में। तो आप बताएं, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 44 बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 50। तो बताएं। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 48। तो 40वें का उत्तर बताएं आप। अनुच्छेद 46 में निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 41 और डी अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 41, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी में काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है, रखा गया है। अब 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है ना, और जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए, एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट में, टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अलग अलग विषयों बना रखे हैं, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। और अन्य बहुत सारे विषयों पे हमने वीडियोज बना रखे हैं, बहुत सरल भाषा में उसको समझाया भी गया है, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो ये सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस लिंक पर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अनुच्छेद 40, उसका जो संबंधित विषय है बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन। बी अनुच्छेद 41, इसका संबंध काम करने के अधिकार से है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है। डी कहता है अनुच्छेद 48, इसका संबंध कृषि एवं पशुपालन के गठन से है। आपको बताना है कि ये किस क्रम में एक दूसरे के साथ मैच करेगा। नीचे आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसको आपको हल करना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो ग्राम पंचायत के गठन से है, तो ए का संबंध तो पहले से बिल्कुल सही है। बी का अनुच्छेद 41 का संबंध काम करने के अधिकार से है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से, हाँ यह भी सही है, समान नागरिक संहिता से ही है। और डी कहता है अनुच्छेद 48 मतलब कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये चौथा भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये पहले से सुमेलित है ना। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 के क्रम में जो चीज़ें सही हैं, जो ऑप्शन सही है वही आएगा। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 42वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 है ना, पहला बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह रहा आपका इंपॉर्टेंट वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।